Today we will start with our first chapter, that is force, and this is the first chapter of the first unit, which contains three chapters, that is force, work, energy, power, and mechanics. Machines, sorry. So इन द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ फोर्स, सिलेबस जो है वो फर्स्ट पार्ट में बताया गया है एंड यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आप देख सकते हैं, सिलेबस में दिया हुआ है। एंड उसके बाद जो पोर्शन आया है यहाँ पे क्लास 9 में आपने क्या क्या पढ़ा है फोर्स से रिलेटेड उसके बारे में बताया गया है। नाउ हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से हम लोग आज का क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसे रीड आउट करूँगी एंड देन आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या बताया गया है, आप अकॉर्डिंगली इसे समझेंगे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पोर्शन, दैट इज़ मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। नाउ फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो मोशन जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक ट्रांसलेशनल मोशन है और एक रोटेशनल मोशन है। नाउ ट्रांसलेशनल मोशन को और भी सरल भाषा में या इजी लैंग्वेज में अगर हमें समझना है तो सीधे जो मूवमेंट होता है, जैसे कि हम किसी प्लेग्राउंड में सीधे मूव कर रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, तो वो होता है लीनियर मोशन। और ट्रांसलेशनल या उसी को हम ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। और रोटेशनल मोशन का मतलब है जहाँ पे रोटेशन हो रहा है, यानी हम घूम रहे हैं, वो होता है रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे भी वही लिखा गया है कि अ रिजिड बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स कैन हैव टू काइंड ऑफ मोशन, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे एक बात बताई गई है, देखिए कि यहाँ पे जब बॉडी के बारे में बताया गया है तो वहाँ पे बताया गया है कि रिजिड बॉडी होना चाहिए, ठीक है ना। रिजिड बॉडी से हम क्या समझते हैं कि अगर मैंने उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया तो उसका शेप या साइज़ ये चेंज ना हो, क्योंकि फोर्स के एप्लीकेशंस के वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज़, डायरेक्शंस ये सब चेंज होता है। तो जब हम मोशन के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को चूज़ करते हैं जहाँ पे फोर्स के एप्लीकेशंस के वजह से ऑब्जेक्ट का शेप, साइज़ ये सब चेंज ना हो, ओनली मोशन जो है वही अफेक्टेड हो। नेक्स्ट जो तुम्हारा पोर्शन है वो मोशन को और भी हम लोग ने यहाँ पे इलेबोरेट किया है, लीनियर मोशन को या ट्रांसलेशनल मोशन जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में और भी यहाँ पे डिटेल में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी विच इज़ फ्री टू मूव, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। Now this is called linear or translational motion. For example, in figure 1.1, on pushing a ball lying on a floor, it begins to move. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, लीनियर मोशन का एक एग्जाम्पल या उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो लीनियर मोशन के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब भी किसी स्टेशनरी बॉडी पे, स्टेशनरी बॉडी का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट या वस्तु रुका हुआ है, ठीक है, उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो स्थिर है, उसको हम स्टेशनरी बॉडी बोलते हैं। और वो फ्री टू मूव है, ऐसा नहीं है कि वो स्थिर है तो आपने उसको एक डब्बे में रखा हुआ है ना, वो फ्री टू मूव होना चाहिए ताकि आप जब फोर्स उसे अप्लाई करें तो वो हिलने की पोजीशन में होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी जो है वो स्ट्रेट या लीनियर पाथ में मूव करता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया गया है कि अगर आप ज़मीन पे रखे किसी बॉल को अगर फोर्स दे तो वो बॉल जो है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में वो मूव करना शुरू करता है। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है हमारा रोटेशनल मोशन, जो कि टाइप ऑफ मोशन का दूसरा पार्ट है ना। रोटेशनल मोशन में देखें कि क्या बताया गया है ना। इफ़ द बॉडी इज़ पाइवटेड एट अ पॉइंट एंड द फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन द बॉडी एट अ सूटेबल पॉइंट, it rotates the body about the axis passing through the pivoted point. Now this is the turning effect of the force and the motion of body is called rotational motion. Now यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी बॉडी जो है जब वो किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूव करता है सर्कुलर मोशन में, इन दैट केस हम उसे रोटेशन कहते हैं। तो जब भी रोटेशन होगा
तो उसका एक एक्सेस होगा, वो एक्सेस के रेस्पेक्ट में ही मूव करता है। जैसे कि अर्थ आप ले लीजिए, तो अर्थ का एक एक्सेस है एंड अर्थ उस एक्सेस के रेस्पेक्ट में अपने चारों ओर घूमता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ व्हील इज पाइवर्टेड एट इट्स सेंटर एंड अ फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन इट्स रिम as shown in the figure 1.2, the wheel rotates about its center. Similarly, when a force is applied normally on the handle of a door, the door begins to rotate about an axis passing through the hinges on which the door rests. तो यहाँ पे डोर का एग्जाम्पल दिया गया है एंड व्हील का एग्जाम्पल दिया गया है। तो व्हील को जब हम सेंटर पे पाइवट करते हैं, यानी सेंटर पे हमने कोई एक्सेस लगाया है, पाइवट करने का मतलब होता है यही। तो सेंटर पे जैसे ही मैंने उसका एक्सेस लगाया है, तो वो सेंटर के रेस्पेक्ट पे जो व्हील है वो मूव करता है। या तो डोर में हिंजेस मतलब जहाँ पे डोर कनेक्टर होता है, जिस पोर्शन में डोर जो है वो फ्रेम के साथ कनेक्टेड होता है, उसको हिंजेस बोलते हैं। तो उस पोर्शन में भी देखिए डोर जो है वो रोटेट करता है। हालांकि डोर जो है वो कंप्लीट रोटेशन नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी वो रोटेशन जो है वो वहाँ पे हिंजेस के अक्रॉस में लेता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मोमेंट टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। ना ये जो टर्निंग इफेक्ट है, इसको हम और भी फिजिक्स के लैंग्वेज में टॉर्क भी कहते हैं। तो आगे जब आप क्लास 11th या 12th में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जनरली आपको टॉर्क वर्ड ज़्यादा नज़र आएगा। नाउ मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क, ये क्या चीज़ है ये हम समझेंगे। पढ़ते वक्त आप बुक में जो फिगर बनाया हुआ है प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। नाउ कंसिडर अ बॉडी विच इज़ पाइवटेड एट अ पॉइंट ओ। तो हमने एक बॉडी कंसिडर किया है जिसको मैंने पाइवट किया है पॉइंट ओ पे। नो पॉइंट ओ पे पाइवट करने का मतलब है कि पॉइंट ओ पे वो बॉडी जो है वो फिक्स्ड है, या आप समझ सकते हैं कि पॉइंट ओ से मैंने कोई एक्सेस पास किया है एंड पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में ही बॉडी जो है वो घूम सकता है। नाउ इफ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड हॉरिजेंटली on the body which it's a line of action in the direction AP as shown in the figure 1.3, the force is unable to produce linear motion of the body in its direction because the body is not free to move, but this force turns the body about the vertical axis passing through the point O in the direction shown by the arrow in figure 1.3, that is the force rotates the body एंटी-क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर पॉइंट ओ पे मैंने ऑब्जेक्ट को पाइवट किया है, तो अब अगर आप इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि बुक में दिया गया है एक डायरेक्शन, तो ए डायरेक्शन में अगर आप फोर्स अभी अप्लाई करेंगे तो ये जो बॉडी है ये लीनियर मोशन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, ये रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर पाएगा। आप खुद भी सोच के देखिए कि अगर आपने कोई भी एक इरेगुलर शेप का ही ऑब्जेक्ट, नॉट नेसेसरी कि आपको कोई भी रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, आप अगर कोई इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि आप पेपर को ही ले सकते हैं, अगर थोड़ा सा मोटा पेपर होगा तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आपने क्या किया, पेंसिल से छेद करके उसका कोई भी एक पॉइंट पे उसको फिक्स कर दिया एंड देन आप अगर उस मोटे कार्डबोर्ड पे कहीं पे भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो देखिएगा कि वो हमेशा रोटेशनल मोशन ही देगा। आप जिस डायरेक्शन में दे रहे हैं टेंजेंशियली, उस हिसाब से वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोशन आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन किसी भी तरीके से वो सीधा नहीं मूव कर पाएगा, यानी लीनियर मोशन आपको नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ द बॉडी। ना अगर आप बोर्ड के पर्सपेक्टिव से पूछे तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि डायरेक्ट बोर्ड्स में सीधे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या होते हैं टर्निंग ऑफ द बॉडी या टॉर्क प्रोड्यूस करते वक्त, क्या क्या फैक्टर्स जो है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। नाउ ऑन अ बॉडी द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स, the magnitude of the force applied and the perpendicular distance of line of action of the force from the axis of rotation or pivoted point।
तो यहाँ पे दो बातें बताई गई है। एक कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि उसका मान कितना है, ठीक है। तो कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। और दूसरा जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अधिकतर बच्चों को ये पॉइंट समझने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम डायग्राम का सहारा लेंगे। तो देखिए ये जो डायग्राम है मोमेंट ऑफ फोर्स का फिगर 1.3 पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, देखिए जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करें, जैसे कि मैं ए डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो वहाँ से आप एक सीधा लाइन जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे डॉट 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 करके वो पी तक बनाया गया, आप चाहे तो उसे एक्सटेंड करके और भी दूर ले जा सकते हैं। उसके बाद ओ से पी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो ये जो ओ पी डिस्टेंस होगा इसी को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। और ये जो ए पी लाइन बनाई गई है इसी को हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, ठीक है। Now, indeed, the turning effect of the body depend on the product of both the above stated factors. This product is called moment of force or torque. Thus, the body rotates due to the moment of force about the pivoted point. In the other words, the turning effect on the body about an axis is due to the moment of force or torque applied on the body. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऊपर में जो दो फैक्टर्स बताए गए हैं उन्हीं दोनों के प्रोडक्ट से मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो बनता है। यानी मोमेंट ऑफ फोर्स में जो दो पार्ट है या दो फिजिकल क्वांटिटीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करने में, वो है फोर्स और दूसरा है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है आपको मोमेंट ऑफ फोर्स देगा ना। हालांकि अगर एग्जामिनेशन में आपको इसका डेफिनेशन पूछता है तो आप इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन जो आपको कन्वीनियंट लगता है याद रखने में वो आप याद रख सकते हैं। जैसे पहला डेफिनेशन जो है वो है द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। द मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क जो है ना पहले बार में बताया गया है कि टर्निंग इफेक्ट को ही हम टॉर्क कहते हैं, और दूसरे बार में बताया गया है कि मेजरमेंट जो है यानी जब हम मोमेंट ऑफ फोर्स को मेजर करना चाहते हैं, मापना चाहते हैं, तब हम उसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये है इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है वो है इन फिगर 1.3 द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज शोन बाय द डॉटेड लाइन ए पी एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पाइवटेड पॉइंट ओ ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज ओ पी। देयरफॉर moment of force about the axis passing through the point O is equal to force multiplied by perpendicular distance of force from the point O, that is equal to F multiplied by OP। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन आपको बताया गया है वही एक फॉर्मूले के आकार में बताया गया है यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो एक्चुअली फोर्स, जो भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने मेजर किया है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया है हमने, पाइवटेड पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया है वो डिस्टेंस, इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो मिलता है। नाउ इसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पे बॉक्स में एक नोट बनाया गया है। अक्सर बच्चे नोट को पढ़ना भूल जाते हैं और यहाँ पे लिखी बातें या जानकारी को नहीं जान पाते हैं। नाउ फॉर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट ऑन अ बॉडी बाय अ गिवन फोर्स, द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एट अ पॉइंट फॉर विच द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स from the axis of rotation is maximum, so that the given force may provide the maximum torque to turning the body। तो यहाँ पे नोट में क्या बताया गया है कि अगर आप मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट यानी मैक्सिमम रोटेशन अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं या मैक्सिमम टॉर्क अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपको मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तभी आप मैक्सिमम टॉर्क जो है मिनिमम फोर्स पे अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे इसका मतलब है कि मैंने पॉइंट ए पे
मैंने पॉइंट ए पे फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन ये डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब पॉइंट ए यहाँ पे होगा। तो ये जो दूरी बनेगी ये मैक्सिमम बनेगी और उससे मुझे मैक्सिमम टॉर्क जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बनता है वो है यूनिट ऑफ फोर्स, एंड यूनिट ऑफ फोर्स से भी आपके बोर्ड में सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो क्या है, फोर्स का यूनिट और डिस्टेंस का यूनिट का जो मल्टीप्लिकेशन बनता है वही मुझे यूनिट ऑफ फोर्स दे देता है। तो हमें पता है कि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है एंड डिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो है वो मीटर होता है। तो इसीलिए मोमेंट ऑफ फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी गई है कि यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स विच इज़ इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ डिस्टेंस। The SI unit of force is Newton and that of distance is meter. So the SI unit of moment of force is Newton meter. This is abbreviated as capital N and small m. तो हम न्यूटन को कैपिटल N से डिनोट करते हैं एंड स्मॉल m मैंने मीटर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए हम कैपिटल N एंड स्मॉल n इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। The CGS unit of moment of force is dyne per centimeter. Now हमें पता है कि इन जनरली हालांकि सिस्टम ऑफ यूनिट्स में काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं, लेकिन हमारे इम्पोर्टेंस में SI एंड CGS सिस्टम ही हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसीलिए CGS सिस्टम भी हमारे लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ CGS सिस्टम में अगर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट चाहिए तो वो होता है डाइन्स इनटू सेंटीमीटर, यानी न्यूटन का CGS यूनिट हो गया डाइन्स और मीटर का CGS हो गया सेंटीमीटर। बट इफ फोर्स इज मेजर्ड इन gravitational unit, then the unit of moment of force in SI system is kgf multiplied by meter, and in CGS system the unit is gf multiplied by centimeter. Now ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको दी गई है और ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कभी कभी फोर्स जो है वो आपको ग्रेविटेशनल यूनिट के टर्म्स में भी दिया रहता है। तो उस टाइम अधिकतर जो स्टूडेंट है वो यूनिट को देख के घबरा जाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं कि ये क्या चीज़ दी गई है। तो इसीलिए ये यूनिट्स भी आप जानकारी में रखिएगा कि अगर ग्रेविटेशनल यूनिट दिया रहता है फोर्स का तो वो kgf के टर्म्स में दिया रहेगा, SI अगर सिस्टम में दिया हुआ है, नहीं तो CGS सिस्टम में अगर दिया हुआ है तो kgf मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है। नाउ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है वो है कि हम कैसे CGS और SI यूनिट को रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है मोमेंट ऑफ फोर्स का ही CGS एंड SI यूनिट को रिलेट करेंगे। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे SI यूनिट से CGS कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो 1 न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन मीटर को हम 10⁵ टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं। नाउ अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे न्यूटन को हमने डायरेक्टली 10⁵ टाइम्स क्यों लिखा है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और काफ़ी बच्चे ये जानते भी होंगे कि ये 10⁵ टाइम्स कैसे आता है। नाउ न्यूटन जो है ये एक कॉम्पोजिट यूनिट है, यानी न्यूटन एक्चुअली बना हुआ है काफ़ी सारे दूसरे फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से। तो न्यूटन हम कैसे निकालते हैं, नो फोर्स का फॉर्मूला जो हम मैक्सिमम जगह पे यूज़ करते हैं या जिस फॉर्मूले से ये न्यूटन आया है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स के जगह पे हम न्यूटन जो है, न्यूटन एक्चुअली जो है वो होता है kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन का यूनिट दैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे kg जो होता है उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, kg को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम 1000 लिखते हैं, तो वहाँ पे 10⁻³ आ गया। और यहाँ पे क्या आता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए 100 आता है, तो 10⁻² आ गया। तो इसीलिए जब न्यूटन को हम टाइम्स में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो हो जाता है kg के लिए आएगा आपका 10⁻³ एंड मीटर के लिए आता है 10⁻², यानी टोटल आ गया आपका 10⁵ और यूनिट क्या हो जाएगा तब वहाँ पे, मतलब टाइम्स जो है वो एक्चुअली किस चीज़ से बना हुआ है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम टाइम्स बोलते हैं। तो इसीलिए न्यूटन के जगह पे 10⁵ टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय
10⁻² सेंटीमीटर, ये अलग से यहाँ पे जो मीटर दिया हुआ है उसके वजह से आया हुआ है, तो टोटल 10⁷ टाइम सेंटीमीटर बन गया। नाउ अगेन 1 kgf मीटर जो है, इसको अगर न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 9.8 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9.8 मतलब 1 kgf मीटर जो है वो 9.8 न्यूटन मीटर इक्वल होता है। या हम अगर 1 gf सेंटीमीटर को देखें तो ये 989 सेंटीमीटर होता है। तो ये सारे ही यूनिट एंड कन्वर्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप हमेशा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे आई है, देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब ये हमें डायरेक्शंस के बारे में बता रहा है कि हम चाहें तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये यहाँ पे बताई गई है। नाउ कन्वेंशनली इफ द इफेक्ट ऑफ द बॉडी इज टू टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड anti-clockwise movement and it is taken positive, while if the effect on the body is to turn it clockwise, the moment of force is called clockwise movement and it is taken negative. The moment of force is a vector quantity. The direction of anti-clockwise movement is along the axis of rotation outward, while clockwise movement is along the axis of rotation inward. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है वो क्या बताया गया है कि कन्वेंशनली हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेते हैं एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है। नाउ ऑन अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ पाइवटेड बॉडी, इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज्ड बाय 2 ways। तो यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, और यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है कि कभी कभी ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि आप फोर्स जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो आप फोर्स अप्लाई कहाँ कैसे आप डिसाइड करेंगे कि क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पहली चीज़ें अप्लाई इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आप कहाँ किस पॉइंट पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये डिसाइड करने में कि क्लॉकवाइज मोशन होगा कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। नेक्स्ट हो जाता है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आप किस दिशा में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, अपवर्ड फोर्स दे रहे हैं कि डाउनवर्ड फोर्स दे रहे हैं, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा ना। वो हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह से देखेंगे कि एग्जाम्पल में दी हुई बातें हैं। नाउ बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन फिगर 1.4a shows the clockwise and anti-clockwise movement produced in a disc pivoted at its center by changing the point of application of the force F from point A to point B। तो पहले वाले फिगर में आप देखें यहाँ पे 2 सर्कुलर डिस्क लिया हुआ है और सेंटर जो है उसको पाइवट किया गया है, यानी सेंटर पे इसको फिक्स किया गया है, या आप समझ सकते हैं कि सेंटर पे एक एक्सेस जो है वो पास की गई है ना। दोनों ही पॉइंट पे देखिए जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, यानी जहाँ पे हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं वो डिफरेंट है। पहले वाले में मैंने फोर्स जो है वो बॉटम पोर्शन पे अप्लाई किया है एंड जो दूसरा वाला है डिस्क है वहाँ पे मैंने फोर्स जो है वो अपर पोर्शन पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके वजह से पहले वाला जो डिस्क है वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दूसरे वाला जो डिस्क है वहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है ना। यही अगर आप दोनों डिस्क में फोर्स का पोजीशन चेंज कर दें, यानी पहले वाले में बॉटम की जगह पर अगर आप अपवर्ड फोर्स अप्लाई करें एंड दूसरे वाले में अगर आप अपवर्ड की जगह बॉटम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इन दैट केस अगेन इनका मोशन जो है वो चेंज हो जाएगा। आप खुद भी इसे ट्राई करके देख सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो जस्टिफाइड हो गया कि पॉइंट ऑफ एक्शन, यानी किस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर क्लॉकवाइज मोमेंट होगा या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा
कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो डायरेक्शन अगर आप चेंज कर देते हैं फोर्स का, तब भी क्लॉकवाइज मोमेंट या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये आपका चेंज हो जाएगा, या ये भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो जैसे फर्स्ट वाला जो आपका यहाँ पे डिस्क है, तो फर्स्ट वाले डिस्क पे देखिए हमने जो फोर्स है वो अपवर्ड टेंजेंशियल फोर्स जो है वो अप्लाई किया है, एंड दूसरे वाले पे देखिए एक डाउनवर्ड टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है। तो अपवर्ड टेंजेंशियल फोर्स एप्लीकेशन के वजह से यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज मोशन प्रोड्यूस हुआ है, और यहाँ पे डाउनवर्ड टेंजेंशियल फोर्स के एप्लीकेशन के वजह से यहाँ पे एक क्लॉकवाइज मोशन का प्रोड्यूस हुआ है। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पे जस्टिफाई किया गया है। पहला पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ एक्शन, किस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई करें। पहले वाले में देखिए दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, यानी यहाँ पे डिफरेंट क्या है, सिर्फ पॉइंट ऑफ एक्शन है। और दूसरे वाले में देखिए मोर और लेस एक ही जगह पे दोनों फोर्स अप्लाई किया गया है, एक ही पॉइंट पे, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन अलग है। यानी पॉइंट ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये दोनों ही मायने रखते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोशन या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कब प्रोड्यूस होगा इसको डिसाइड करने में। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फिगर 1.4b shows the anti-clockwise and clockwise moment produced on a pivoted axle by changing the direction of force F at the free end of the axle. Now next देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं कि कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ना मोमेंट ऑफ फोर्स का कॉमन डे टू डे लाइफ में देखने वाले कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी गई है। टू ओपन और शट अ डोर वी अप्लाई अ फोर्स दैट इज पुश और पुल F normal to the door at its handle P, which is provided at the maximum distance from the hinges as shown in the figure 1.5. तो ये एक्सपेरिमेंट जो आप घर में भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप किसी भी क्लोज्ड डोर जो है, जनरली आप देखिएगा जब डोर कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो हैंडल जो है वो हिंजेस से सबसे दूर में किया जाता है ना। हिंजेस जहाँ से मतलब जहाँ पे डोर जॉइंट किया हुआ है उससे मैक्सिमम दूरी पे आपका हैंडल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस अगर होगा तो मतलब मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर होता है तो मैक्सिमम टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा और आप उतने ही कम एफर्ट में डोर को आसानी से खोल सकते हैं। ना आप घर में हैंडल यूज़ ना करके बीच में फोर्स डाल के डोर को ओपन करने की कोशिश कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपको फोर्स जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू जब आप हैंडल को यूज़ करके डोर को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमें जो हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ज़्यादा होने पे कम फोर्स लगा के हम ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वही डिस्टेंस अगर मेरा घट जाता है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगा के टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। We can notice that if we apply the force at a point Q near the hinge, much greater force is required to open the door, and if the force is applied at the hinge R, it will not be able to open the door howsoever large the force may be, because for the force at R, torque will be 0. तो यहाँ पे दो पॉइंट के बारे में बताया गया है। एक कि हिंजेस से नियर आप किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगा के अगर डोर को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू हैंडल्स। अगेन अगर आप हिंज जहाँ पे डोर कनेक्ट किया गया है वहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो आप चाहे जितना भी फोर्स लगा लीजिए वो डोर ओपन नहीं होगा, क्योंकि हिंज पे आके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो ज़ीरो हो जाता है और टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा, इसलिए डोर जो है वो मूव ही नहीं करेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या लिखी गई है यहाँ पे हम देखते हैं। Now thus the handle P is provided near the free end of the door so that a smaller force at a larger perpendicular distance from the hinges produces the moment of force required to open or shut the door. तो इसीलिए हैंडल जो है वो डोर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे फ्री एंड ऑफ द डोर जो होता है, मतलब जो खुला जगह होता है डोर का, वहाँ पे दिया रहता है, क्योंकि वो एंड जो है वो जॉइंट से सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है। परपेंडिकुलरली हम डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे डायगोनली डिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये हो गया आपका डोर।
यहाँ पे फिगर में देखिए हिंजेस कहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये है हिंजेस यानी जॉइंट, और ये है डोर। ये आपका डोर का फ्रेम है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो डोर जो है ये ऐसे ओपन हो रहा है। तो आप पी पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो आपको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा डोर को ओपन करने के लिए। क्यू पॉइंट पे लगाते हैं तो पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर आर पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो आप चाहे जितना भी फोर्स लगा लीजिए डोर ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ क्या बताई गई है देखिए, द अपर सर्कुलर स्टोन ऑफ अ हैंड फ्लावर ग्राइंडर इज प्रोवाइडेड विद अ हैंडल नियर इट्स रिम that is at the maximum distance from the center so that it can easily be rotated about the iron pivoted at its center by applying a small force at the handle। तो अगर यहाँ पे क्या बोला गया है कि हैंड फ्लावर ग्राइंडर के बारे में बताया गया यानी चक्की के बारे में बताया गया है। तो चक्की को क्या होता है, चक्की क्या होता है, चक्की अगर आपने देखा होगा तो आपके लिए समझना ईजी होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश करूँगी। तो दो डिस्क लेते हैं हम लोग, ठीक है, दो सर्कुलर डिस्क लेते हैं और बीच में से एक एक्सिस पास करता है जिसके रेस्पेक्ट में ऊपर वाला जो सर्कुलर डिस्क है वो मूव करता है, ठीक है। और उसी जो ऊपर वाला सर्कुलर डिस्क होता है उसी के साइड में एक हैंडल भी दिया रहता है, ठीक है। वो हैंडल जो है वो जनरली जो ऊपर वाला डिस्क है उसके सर्कमफेरेंस के आसपास में दिया रहता है, क्योंकि एक्सिस से वही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो वो जो सर्कमफेरेंस के पास जो हैंडल दिया रहता है उसको पकड़ के हम चक्की को घुमाते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि वो जो हैंडल है जो हमारा हैंड फ्लावर ग्राइंडर में हम यूज़ करते हैं वो भी हम मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं एक्सिस से, ताकि हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़े चक्की को घुमाने में और कम फोर्स में ही हमारा जो टॉर्क है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फॉर टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील a force is applied gently on the rim of the wheel. The sense of rotation of a wheel is changed by changing the point of application of a force without changing the direction of a force. Now in the figure 1.6, when force F is applied at the point A of the wheel rotates anti-clockwise, while in figure 1.6b the wheel rotates clockwise when the force F in same direction is applied at the point B of the wheel। तो यहाँ पे व्हील के बारे में बताया गया है। तो ये जो व्हील है यहाँ में बताया गया है कि डिफरेंट पॉइंट पे हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो व्हील जो है वो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जो कि हमने एग्जांपल में देखा कि पॉइंट ऑफ एक्शन अगर हमारा चेंज हो जाएगा तो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स जो है उसका डायरेक्शन भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो सेंस ऑफ रोटेशन चेंज्ड बाय द चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बताया गया है। नेक्स्ट जो चीज़ बताई गई है वो देखिए, बाईसाइकिल। नाउ इन अ बाईसाइकिल टू टर्न द रेयर व्हील एंटी क्लॉकवाइज अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फुट पैडल ऑफ द टूथड व्हील ऑफ साइज बिगर देन द rear wheel so that the perpendicular distance of the point of application of force from the axle of a wheel is large. The toothed wheel is joined to the rear wheel by a change through their tooth। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम को अच्छी तरीके से देखिए। तो साइकिल अगर आपने चलाई होगी तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे जो है दो जो चेन होता है वो दो एक्सल के बीच से, दो व्हील के बीच से जाता है। तो जो रेयर व्हील है यानी जो दूर में व्हील होता है यानी जो आपका बैक वाला जो व्हील होता है वहाँ पे दिया रहता है, एंड पैडल के सामने जो एक है वहाँ पे दिया रहता है जो बिगर साइज़ का होता है वो। तो हम पैडल के टाइम में जो है बिगर साइज पे स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं एंड उसके वजह से ही हम लार्ज टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं ना। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं पैडल जो है वो हमारा जो फोर्स है, देखिए फोर्स का डायरेक्शन हम पैडल पर जब है वो अप्लाई करते हैं तो उसके वजह से जो है रोटेशन हमारा प्रोड्यूस होता है। नाउ अ स्पेनर यानी जिससे हम नट्स को जो है खोलने के लिए यूज़ किया जाता है स्पेनर को। नाउ अ स्पेनर यूज्ड टू टाइट और लूजन अ नट
has a long handle to produce a large moment of force by a small force applied normal to the end of its handle as shown in the figure। तो स्पेनर जो होता है, ये स्पेनर का हैंडल जो है हमेशा लंबा बनाया जाता है ताकि हम कम फोर्स अप्लाई करके ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर पाए। स्पेनर किस तरीके का दिखता है ये फिगर 1.8 में आपको बताया गया है। द स्पेनर is turned anti-clockwise to loosen the nut by applying the force in the direction as shown in the figure 1.8। तो जब भी हमें नट को लूज करना होगा तो फिगर में जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया गया है वहाँ पे हम उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, इससे स्पेनर जो है नट को लूज कर पाता है। while it is turned clockwise to tighten the nut by applying the force in a direction opposite to that shown in the figure। हालांकि जब अगर नट को मुझे टाइट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, जिसके वजह से एक क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है और स्पेनर जो है वो नट को टाइट कर पाता है। नेक्स्ट देखिए, a jack screw to lift a heavy load such as a vehicle has a long arm so that a less effort is needed to rotate it so as to raise or lower the jack। तो जैक स्क्रू जो है वो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, मतलब हेवी व्हीकल को लिफ्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसका भी जो आर्म होता है वो लॉन्ग होता है। लॉन्ग आर्म देने का मतलब ही यही होता है कि हम कम फोर्स पे ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकें। तो इन सारे एग्जाम्पल का कंक्लूजन क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल वी कंक्लूड that the turning of a body about an axis depend not only on the magnitude of force but it also depend on the perpendicular distance of the line of action of the applied force। Now from axis of rotation, larger the perpendicular distance, less is the force needed to turn the body। तो कंक्लूजन क्या है इस पूरे पार्ट का, यही कि जब भी मुझे टॉर्क प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़े किसी भी काम को करने के लिए तो वहाँ पे दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो, और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। नाउ एज अ ह्यूमन बीइंग हम वही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़े और काम जो है वो जल्दी हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे फोकस जो है या एम्फोसिस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे दिया जाता है ताकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़े और हमारा काम जो है वो जल्दी बन जाए। तो इसीलिए हर जगह पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करके फोर्स को मिनिमाइज करते हैं ताकि जो भी टॉर्क हमारा रिक्वायर्ड हो वो कम से कम फोर्स अप्लाई करने पे ही हमारा निकल आए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, इस टॉपिक तक ही हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट डे जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है कपल एंड उसके बाद जो भी टॉपिक्स आने वाले वो हम कवर करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।